तो भाई गुड। अब जाओ फ्रेश होकर सो जाओ। मैंने हाँ कहा और अपने रूम में चला गया। बेड पर लेटते ही मेरे दिमाग में निंगमिंग का लाल चेहरा, उसका गुस्से वाला क्यूट लुक घूमने लगा। उसकी कांपती हुई आईलैशेस और लाल गाल मेरे दिल की धड़कन तेज कर रहे थे। अगली सुबह मैं अभी अपने मीठे सपनों में ही था कि मेरा फोन बजने लगा। मैंने टटोलते हुए फोन उठाया। शयान का कॉल था। मैं सोचने लगा कि इतनी सुबह सुबह क्या बात हो सकती है। मैंने कॉल पिक की और लेजीनेस के साथ पूछा, क्या हुआ भाई? मैं अभी उठा हूँ। दूसरी तरफ से शयान की हरी आवाज आई, ब्रदर युवान, तुम उठे या नहीं? मैं तुम्हारे घर के नीचे हूँ, जल्दी आओ, आज हमें स्टूडियो रेंट करने जाना है। स्टूडियो रेंट करने? ये सुनते ही मेरी सारी नींद उड़ गई। ठीक है, 5 मिनट वेट करो। कॉल कट करते ही मैं बेड से उछला, जल्दी जल्दी कपड़े पहने, हरीडली मुंह धोया और नीचे भागा। जैसे ही मैंने गेट खोला, शाओयान हेल्पलेस एक्सप्रेशन के साथ खड़ा था। ब्रदर युआन, तुम बहुत स्लो हो, मैं आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ। मैंने अपना सिर खुजलाया और अपॉलॉजी वाली स्माइल के साथ कहा, सॉरी यार, कल रात लेट सोया था, चलो जल्दी चलते हैं प्रॉपर्टीज देखने। उसके बाद हमने टैक्सी ली, सिटी सेंटर पहुंचे और एक के बाद एक प्रॉपर्टीज देखने लगे। पहले प्रॉपर्टी एजेंट एक अंकल थे, वो हमें एक पुरानी ऑफिस बिल्डिंग में ले गए। हॉलवे बहुत डार्क और डैम्प था। अंदर घुसते ही मैंने फ्राउन किया, ये जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, यहाँ तो लाइट भी नहीं आती। अंकल ने हंसते हुए एक्सप्लेन किया, यंग मैन, ये प्राइस बहुत रीजनेबल है, आदत हो जाएगी। शाओ यान ने अपना सिर हिलाया, सॉरी, ये जगह सूटेबल नहीं है, हम कुछ और देखते हैं। उसके बाद हमने कई और प्रॉपर्टीज देखी, लेकिन कोई भी परफेक्टली मैच नहीं कर रही थी। प्रॉपर्टी देखते देखते हम फिजिकली और मेंटली एग्जॉस्ट हो गए थे। शाओ यान ने हेल्पलेसली कहा, एक डिसेंट ऑफिस स्पेस ढूंढना इतना मुश्किल क्यों है? मैंने उसकी शोल्डर थपथपाई, क्यों ना हम किसी प्रॉपर रियल एस्टेट एजेंसी के पास चलें, थोड़ा ज्यादा पैसा लगेगा पर कम से कम टाइम तो वेस्ट नहीं होगा। शाओ यान ने क्विकली सिर हिलाया, गुड आइडिया, बिना बात के इधर उधर भागने से अच्छा है हम एक प्रोफेशनल दिखने वाली रियल एस्टेट एजेंसी में गए। जैसे ही हम अंदर घुसे और स्टाफ से बात करने वाले थे, मेरी नजर फ्रंट डेस्क पर बैठी टीचर शू चिंग पर पड़ी, जो किसी से मजे में बात कर रही थी। मैं अंदर ही अंदर सरप्राइज हुआ। आज मैं जहां भी जा रहा हूं कोई ना कोई फेमिलियर फेस मिल ही रहा है। टीचर शू, मैंने आगे बढ़कर ग्रीट किया। टीचर शू ने सिर उठाया, मुझे देखा और थोड़ा सरप्राइज हुई, फिर एक सॉफ्ट स्माइल दी। आ, फांग युआन, व्हाट अ कोइंसिडेंस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम भी प्रॉपर्टी देखने आए हो? मैंने हाँ मैं सिर हिलाया। हाँ टीचर शू, क्या आप भी? टीचर शू ने स्माइल करते हुए इंट्रोड्यूस किया, ये मेरी छोटी बहन शू चिंग्रो है, ये इसी एजेंसी में काम करती है। मुझे कुछ काम था तो मैं यहाँ आ गई, मुझे नहीं पता था तुम लोग भी मिल जाओगे। शू चिंग्रो डेस्क के पीछे से आई और स्माइल करते हुए बोली, हेलो फांगयुआन, आई एम शू चिंग्रो, चूंकि तुम मेरी बहन के स्टूडेंट हो तो तुम्हारा काम मैं संभालूंगी, तुम्हें जो भी रिक्वायरमेंट हो फ्रीली बताओ। मैंने तुरंत अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई। हमें एक ऑफिस स्पेस चाहिए, एरिया बड़ा होना चाहिए, बड़ी खिड़कियां होनी चाहिए, अच्छी सनलाइट के लिए, ट्रांसपोर्ट कन्वीनियंट होना चाहिए और एनवायरनमेंट थोड़ा कंफर्टेबल होना चाहिए। शयान ने ऐड किया, एग्जैक्टली, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली रेंट हमारे बजट में होना चाहिए। शू चिंग्रो ने अपना नोटपैड निकाला, रिक्वायरमेंट्स नोट की और स्माइल करते हुए बोली, नो प्रॉब्लम, मेरे पास कुछ अच्छे ऑप्शंस हैं। इनफैक्ट मुझे अभी याद आया कि हमारी कंपनी ने रिसेंटली एक न्यूली डेवलप्ड कमर्शियल एरिया का प्रोजेक्ट लिया है, वहाँ काफी ऑफिस स्पेसेस अवेलेबल हैं, एनवायरनमेंट परफेक्ट है, क्या तुम लोग देखना चाहोगे? मैंने अपनी आईब्रो उठाई, साउंड्स गुड, लेकिन न्यू डेवलपमेंट है, रेंट ज्यादा तो नहीं होगा। टीचर शू ने सॉफ्टली स्माइल करते हुए कहा, तुम लोग पहले जाकर देख लो, अगर सूटेबल लगे तो प्राइस बाद में डिस्कस कर लेना, ओके? वैसे भी हमारे पास टाइम है, तो मिस शू प्लीज हमें वो जगह दिखा दीजिए। थोड़ी देर बाद शू चिंग्रो हमें उस न्यू कमर्शियल एरिया में ले गई। मैं बिल्डिंग के नीचे खड़ा था और उस मॉडर्न आर्किटेक्चर को देख रहा था। ग्लास फसाड सनलाइट में शाइन कर रहा था। मैं मन ही मन इंप्रेस हुआ, ये जगह सच में बहुत ग्रैंड है। शू चिंग्रो हमें बिल्डिंग के अंदर ले गई और एलिवेटर से 8th फ्लोर पर ले गई। एलिवेटर का डोर खुलते ही मैं और शाओ शॉक रह गए। ब्राइट और स्पेशियस ऑफिस एरिया, फ्लोर टू सीलिंग विंडो से सिटी का अमेजिंग व्यू दिख रहा था। इंटीरियर डिजाइन बहुत क्लीन और एलिगेंट था, हर डिटेल में क्वालिटी और केयर झलक रही थी। इस फ्लोर का एरिया काफी बड़ा है और लाइट भी बहुत अच्छी है, तुम इसे अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हो। शू चिंग्रो ने एक्सप्लेन किया। अंदर आते ही मेरी आंखें चमक उठी, कैसा लग रहा है? जगह अच्छी है ना? शाओयान ने क्विकली सिर हिलाया, सच में अमेजिंग है, लोकेशन और एनवायरनमेंट दोनों परफेक्ट है। ये हमारी कंपनी का नया प्रोजेक्ट है, अभी बहुत स्पेस अवेलेबल है, तुम लोग आराम से देख सकते हो। शू चिंग्रो ने स्माइल करते हुए कहा। मैं बड़ी विंडो के पास गया, बाहर का व्यू देखा और शाओयान की तरफ मुड़कर बोला, मुझे लगता है ये जगह परफेक्ट है, तुम्हारा क्या ख्याल है? जगह तो अच्छी है, लेकिन रेंट? शाओयान थोड़ा कॉशियस था। तभी शू चिंग्रो हमारे पास आई, तो तुम लोगों को जगह कैसी लगी? मैंने थम्स अप किया, एक्सेलेंट। शाओयान ने केयरफुली पूछा, और रेंट एक मंथ का कितना होगा? ये प्राइम लोकेशन है तो रेंट थोड़ा ज्यादा है, एक मंथ का 10,000। 10,000? मैं थोड़ा शॉक हुआ, ये अमाउंट सच में ज्यादा था, क्योंकि ये 2009 है, 10,000 कोई छोटा अमाउंट नहीं है। शाओयान थोड़ा नर्वस हो गया, ब्रदर क्या हम सच में इतना रेंट अफोर्ड कर पाएंगे? मैंने स्माइल किया और उसे रिलैक्स किया, वरी मत करो, मैंने ऑलरेडी प्लान किया हुआ है। फिर मैंने शू चिंग्रो की तरफ देखा और बिना झिझक के बोला, हम पूरा फ्लोर रेंट पर लेंगे। शाओयान की आंखें फटी रह गई, ब्रदर युआन, तुम इतनी क्विकली डिसाइड कर रहे हो, थोड़ा सोच तो लो। मैंने कॉन्फिडेंटली स्माइल किया, अपॉर्चुनिटीज उन्हीं को मिलती हैं जो प्रिपेयर्ड होते हैं। शू चिंग्रो भी मेरी क्विक डिसीजन मेकिंग से सरप्राइज थी, लेकिन उसने तुरंत खुद को एडजस्ट किया। ओके, तो फिर हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने चलते हैं, लेट्स गो। वापस एजेंसी आकर शू चिंग्रो ने जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट रेडी किया। मैंने केयरफुली पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ा और फिर फाइनली साइन कर दिया। जगह रेंट करने के बाद मैं और शाओयान थोड़ा घूमे और फिर अपने अपने घर चले गए। घर पहुंचते ही मैं बेड पर बैठा और मुझे निंगबिंग की याद आ गई। मैंने अपना फोन निकाला, थोड़ी देर हेजिटेट किया और फिर उसे मैसेज भेजा, निंगबिंग तुम घर पहुंच गई। मैसेज भेजने के बाद मैं स्क्रीन को घूरता रहा, मुझे डर था कि कहीं उसे लगे ना कि मैं बहुत अनाइंग हूं। तभी बाहर से एक हल्की सी खटखट की आवाज आई, ऐसा लगा जैसे कोई खिड़की पर छोटे पत्थर मार रहा हो। मैंने फ्राउन किया, इतनी रात को बाहर कौन हो सकता है? मैं खिड़की के पास गया, कर्टन हटाया और शॉक रह गया। सामने वही बालकनी में बाई निंगबिंग खड़ी थी।
उसके हाथ में कुछ छोटे पत्थर थे और वो स्माइल करते हुए मेरी तरफ देख रही थी। मैंने सरप्राइज होकर खिड़की खोली। निंगबिंग, इतनी रात को तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हारा मैसेज देखा और मुझे तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बताना था तो मैं आ गई, निंगबिंग ने एक्साइटेडली कहा। मैंने क्यूरियोसिटी से पूछा, इतनी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि तुम्हें अभी बतानी थी? निंगबिंग का चेहरा खुशी से चमक रहा था। मेरी यूनिवर्सिटी एडमिशन रिजल्ट्स आ गए हैं, मुझे जिनचंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है। मैं एक सेकंड के लिए फ्रीज हुआ और फिर खुशी से उछल पड़ा। सच में? दैट्स अमेजिंग। जल्दी मेरा रिजल्ट भी चेक करो, देखो मुझे कहाँ एडमिशन मिला है। ओके। मैं जल्दी से कंप्यूटर के पास गया और एडमिशन पोर्टल लॉगिन किया। 2 मिनट्स के अंदर ही मैं खुशी से उछल पड़ा। मैंने खिड़की से बाहर चिल्लाया, निंगबिंग, मुझे भी जिनचंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है। निंगबिंग की स्माइल और भी बड़ी हो गई। दैट्स ग्रेट, अब हम क्लासमेट्स बनेंगे। मैंने टीजिंग टोन में कहा, निंगबिंग, अब तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती, अब हम रोज मिला करेंगे। ज्यादा हवा में मत उड़ो, मैं तुमसे रोज मिलना भी नहीं चाहती, निंगबिंग ने स्टबर्न होकर कहा। निंगबिंग, मैं तो तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी जाने का वेट कर रहा था। तुम्हारे साथ कौन यूनिवर्सिटी जाना चाहता है? इतना ओवरथिंक मत करो। ओके ओके, अब और आर्ग्यू नहीं करते। ऑनेस्टली तुम्हारे साथ सेम यूनिवर्सिटी में जाना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। निंगबिंग के चेहरे का ब्लश अभी पूरी तरह गया नहीं था, लेकिन उसके होठों पर स्माइल थी। मैं भी बहुत खुश हूँ। काफी लेट हो गया है, अब तुम्हें सोना चाहिए, कल बहुत सारा काम होगा। मैंने स्माइल करते हुए सिर हिलाया। ओके निंगबिंग, तुम भी जल्दी सो जाओ, गुड नाइट। निंगबिंग ने हाथ हिलाया। गुड नाइट आहिवन। मैंने खिड़की बंद की और बहुत खुशी के साथ बेड पर लेट गया। आज का दिन कितना लकी था, स्टूडियो रेंट हो गया, मॉम डैड मान गए और निंगबिंग के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग हुई। ये तो डबल हैप्पीनेस है। निंगबिंग के स्माइलिंग फेस को याद करके मुझे खुद भी हंसी आ गई। अब निंगबिंग बचकर कहाँ जाएगी? मैं उसे रोज देख पाऊंगा। ऐसा लग रहा है जैसे यूनिवर्स खुद मेरी हेल्प कर रहा है। पूरे समर वेकेशन के इन 2 महीनों में मैं ड्राइविंग लाइसेंस और स्टूडियो सेटअप के बीच भागता रहा। एक ब्राइट सनी मॉर्निंग मैंने फाइनली अपना ड्राइविंग टेस्ट पास कर लिया। अपना ब्रांड न्यू ड्राइविंग लाइसेंस हाथ में लेकर मैं सीधा स्टूडियो गया। फाइनली हो गया, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस आ गया। अब मैं ऑफिशियल एक्सपीरियंस ड्राइवर हूँ। शाओ यान ने सिर उठाया और हेल्पलेसली स्माइल किया। ब्रदर युआन, तुम्हारा लाइसेंस सच में बहुत मुश्किल से आया है। रोज तुम्हारी ड्राइविंग टेस्ट की बातें सुन सुनकर मेरे कान पक गए थे। मैंने प्राउडली अपना ड्राइविंग लाइसेंस हवा में हिलाया। ये मेरी हार्ड वर्क का रिजल्ट है। अब मैं निंगबिंग को ड्राइव करके ले जा सकता हूँ और पुलिस का कोई डर नहीं होगा। शाओ यान ने हंसते हुए सिर हिलाया। तुम्हारे दिमाग में तो बस निंगबिंग ही चलती है, लेकिन स्टूडियो के काम को मत भूल जाना। रिलैक्स, स्टूडियो पर मेरी पूरी नजर है। देखो, इक्विपमेंट्स आ गए हैं, हमने स्टाफ भी हायर कर लिया है, कुछ ही दिनों में ऑपरेशंस ऑफिशियली स्टार्ट हो जाएंगे। शाओ यान ने सिर हिलाया। ओके देन लेट्स सी, तुम स्टूडियो को कहां तक ले जाते हो। पूरे समर वेकेशन में मैं और शाओ यान बहुत बिजी रहे। हमने ना सिर्फ स्टूडियो सक्सेसफुली सेटअप किया, बल्कि कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स भी लिए और मार्केट में एंट्री कर ली। यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने से कुछ दिन पहले मैं घर पर अपनी पैकिंग कर रहा था। जैसे ही मैं हॉल में आया, मॉम डैड मेरा वेट कर रहे थे। मॉम तुरंत मेरे पास आई और इंस्ट्रक्शंस देने लगी। ह्यूमन, यूनिवर्सिटी में अपना ध्यान रखना, टाइम पर खाना खाना, प्रॉपर रेस्ट लेना और लेट नाइट मत जागना। मैंने आंखें रोल की। मॉम, यूनिवर्सिटी पास वाले सिटी नहीं है, हाई स्पीड ट्रेन से सिर्फ 20 मिनट्स लगते हैं, मैं जब चाहूँ घर आ सकता हूँ, आप इतनी टेंशन मत लीजिए। ये सुनकर मॉम ने गुस्से में पैर पटका और मुझे डांटते हुए कहा, यू ब्रैट, तुम हमेशा इतने केयरलेस क्यों रहते हो? यूनिवर्सिटी जाने के बाद तुम्हें इंडिपेंडेंट होना सीखना चाहिए, हमेशा घर भागने के बारे में मत सोचना। ये क्या बात हुई? डैड ने भी मॉम का सपोर्ट किया। हाँ फॉन, तुम्हारी मॉम सही कहे, यूनिवर्सिटी लाइफ एक्सपीरियंस लेने के लिए होती है, हमेशा हम पर डिपेंड मत रहना। मैंने कैजुअली अपना सिर हिलाया। गॉट इट, मैं अपना ध्यान रखूंगा। और वैसे भी मैं एक स्ट्रांग मैन हूं, ये सब मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मॉम मेरे सूटकेस में चीजें ठूसती जा रही थी और साथ साथ डांट भी रही थी। स्ट्रांग मैन? तुम्हें तो अपने सॉक्स भी धोने नहीं आते और खुद को स्ट्रांग मैन बोलते हो। मुझे तो लगता है तुम पूरा घर पैक करके ले जाना चाहते हो। मैंने हेल्पलेसली अपना सिर खुजलाया और उन्हें रोकने की कोशिश की। मॉम प्लीज अपनी चीजें मत रखिए, ये बहुत ज्यादा है, मुझे इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। मॉम ने मुझे स्ट्रिक्टली घूर कर देखा। चुप रहो, ये सब एवरीडे यूज की चीजें हैं, खाने का सामान, कपड़े, यूटिलिटी आइटम्स, सब जरूरी है। मैंने उस ओवरस्टफ सूटकेस को देखा और साई किया। मॉम ऑनेस्टली मुझे इतने सामान की जरूरत नहीं है। लेकिन मॉम बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थी। नो, अगर तुम कम सामान ले गए और वहां कुछ कम पड़ गया तो तुम्हें वापस आना पड़ेगा। थोड़ा एक्स्ट्रा ले जाओ, बेटर सेफ देन सॉरी। मैं मॉम को कन्विंस नहीं कर सका और मुझे और आर्ग्यू करने का मन भी नहीं था, तो मैंने सरेंडर कर दिया। ओके ओके, आपकी मर्जी, जो आप कहेंगी वो ले जाऊंगा। पैकिंग खत्म करने के बाद मैंने बैकपैक पहना और यूनिवर्सिटी जाने के लिए रेडी हो गया। घर से बाहर निकलते हुए मैंने मॉम डैड को बाय कहा। मॉम डैड, आई एम लीविंग। घर से निकलते ही मैंने चैन की सांस ली और सीधा बाय निंगबिंग के घर की तरफ भागा। निंगबिंग के घर पहुंचकर मैंने गहरी सांस ली, खुद को काम किया और डोरबेल बजाई। थोड़ी ही देर में दरवाजा खुला। सामने अंकल बाय खड़े थे। मुझे देखते ही उनका फ्राउन डीप हो गया और उन्होंने कोल्ड टोन में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुरंत एक बड़ी सी स्माइल फेस पर चिपका ली और रिस्पेक्ट के साथ कहा, अंकल मैं निंगबिंग से मिलने आया हूँ। अंकल बाई ने मुझे स्ट्रिक्टली घूर कर देखा और वार्निंग वाली टोन में बोले, यू ब्रैट, मैंने सुना है तुम और निंगबिंग सेम यूनिवर्सिटी जा रहे हो। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, चाहे तुम सेम यूनिवर्सिटी में हो, यूनिवर्सिटी के टाइम पर तुम मेरी बेटी को डिस्टर्ब नहीं करोगे। मैंने जल्दी जल्दी हाँ में सिर हिलाया। यस 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 अंकल बाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं निंगबिंग को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा। उस टेंस एटमोस्फेयर को थोड़ा लाइट करने के लिए मैंने टॉपिक चेंज करने का सोचा। मुझे याद आया कि अंकल बाई आजकल एक केस को लेकर बहुत परेशान है, तो मैंने केयरफुली पूछा, अंकल बाई क्या आपके रीसेंट केस में कोई प्रोग्रेस हुई? अंकल बाई की आंखें स्ट्रिक्ट हो गई। ऑब्वियसली वो इस बारे में बात नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कोल्ड आवाज में कहा, यू ब्रैट, तुम अपने काम से काम रखो, पढ़ाई पर फोकस करो, जो चीजें तुम्हें नहीं जाननी चाहिए उनके बारे में मत पूछो। मैंने अपना सिर खुजलाया और आगे बोला, कुछ दिन पहले मैंने इंटरनेट फोरम पर उस केस के बारे में पढ़ा था, वो सीरियल मर्डर केस।
मैं सोच रहा था क्या हो अगर वो सीरियल मर्डर केस हो ही ना। क्या ये पॉसिबल है कि किलर्स एक से ज्यादा हों? ये सुनकर अंकल बाय फ्रीज हो गए। वो अपनी चिन ड्रॉप करते हुए डीप थॉट में चले गए, जैसे वो मेरी बात पर सीरियसली विचार कर रहे हो। फिर अचानक उन्होंने मेरी तरफ देखा और हाफ जोकिंग टोन में कहा, यू ब्रैट, तुम्हारा दिमाग काफी तेज चलता है, लेकिन ये तुम्हारा काम नहीं है, इस बारे में ज्यादा मत सोचो। मैंने चीकी स्माइल दी और बात घुमाने की कोशिश की। मैं तो बस रैंडमली सोच रहा था, आखिर केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना। अगर सच में ये सीरियल मर्डर केस नहीं हुआ तो इसका मतलब किलर्स बहुत स्मार्टली छुपे हुए हैं। अंकल बाई कुछ और कहने ही वाले थे कि अचानक उनकी आंखें चमक उठी, जैसे उन्हें कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्लू मिल गया हो। वो झटके से खड़े हुए और मुझे धक्का दिया। तुम यहाँ नॉनसेंस बातें करना बंद करो, मुझे अभी कुछ इंपॉर्टेंट काम हैंडल करना है। उनके धक्के से मैं लड़खड़ा गया और गिरते गिरते बचा। मैं मन ही मन समझ गया, अंकल बाई को पक्का मेरी बात से कोई हिंट मिल गया है। वो पक्का पुलिस स्टेशन जा रहे हैं केस को री इन्वेस्टिगेट करने। ये सोचकर मेरे चेहरे पर एक प्राउड स्माइल आ गई। वहां कोई नहीं है, तुम वरी मत करो, अंकल बाय होम टाउन गए हुए हैं, वरना वो मुझे तुम्हारे साथ इतनी देर रहने नहीं देते। निंगबिंग ने शाइली मुझे घूर कर देखा। नॉनसेंस, मेरे डैड ऐसे नहीं है। खाना खाने के बाद हम सब बातें करते हुए अपने अपने घर चले गए। मैंने फैसला किया कि मैं चुपके से बाई फैमिली के घर में घुस जाऊंगा, ताकि मैं निंगबिंग के साथ और टाइम स्पेंड कर सकूं। मैं दबे पांव उनके घर के दरवाजे पर पहुंचा। मैंने देखा दरवाजा पूरा बंद नहीं था। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और झुककर अंदर घुस गया। घर में बिल्कुल शांति थी, किसी को मेरे आने का पता नहीं चला। मैं दबे पांव लिविंग रूम तक पहुंचा और निंगबिंग के रूम की तरफ जाने ही वाला था, तभी मुझे रूम के अंदर से एक बहुत ब्यूटीफुल पियानो मेलोडी सुनाई दी। मैं उस आवाज की तरफ गया और देखा कि निंगबिंग पियानो के सामने बात एक पीस प्ले कर रही है। सनलाइट में उसका बैक प्रोफाइल बहुत वार्म और ब्यूटीफुल लग रहा था। मेरे दिल में कुछ हुआ। मैंने सोचा उसे थोड़ा टीज करता हूँ, तो मैं चुपके से उसके पीछे गया और अचानक जोर से चिल्लाया, वाओ निंगबिंग, तुम तो बहुत अच्छा पियानो बजा रही हो। अचानक आई मेरी आवाज से निंगबिंग डर गई। उसकी उंगलियां कीज पर स्लिप कर गईं। पियानो की आवाज झटके से रुक गई। उसने जोर से पीछे मुड़कर देखा और मुझे खड़ा देखकर गुस्से में पैर पटकने लगी। स्टूपिड फांग युआन, तुम अंदर कैसे आए? तुमने मुझे डरा दिया। मैं चीकी स्माइल के साथ हंसा और अपने हाथ फैलाते हुए बोला, दरवाजा खुला था तो मैं अंदर आ गया। मुझे लगा अंकल भाई अभी अभी गए हैं, तो मैं तुम्हें देखने आ गया। निंगबिंग ने कंप्लेन करते हुए कहा, तुम सच में बहुत गट्सी हो। अगर मेरे डैड ने तुम्हें देख लिया होता तो तुम क्या करते? मैंने अपना सिर खुजलाया और चीकी स्माइल के साथ बोला, मैं तो बस तुमसे बात करने आया था, और वैसे भी अंकल बाय घर पर नहीं है तो मैं रिलैक्स हूँ। तुम सच में बहुत थिक स्किन हो। निंगबिंग ने मुझे घूर कर देखा, लेकिन फिर स्माइल करते हुए ऐड किया, एनीवे, अभी जो तुमने कहा उसके लिए थैंक्स। लगता है तुम सच में काफी स्मार्ट हो। डैड का रिएक्शन देखकर लग रहा था कि तुमने पक्का कोई इंपॉर्टेंट क्लू पॉइंट आउट किया है। मैं प्राउडली हंसा, ऑफ कोर्स, मेरा डिटेक्टिव माइंड बहुत फेमस है। अंकल बाय पक्का मेरी बात से समझ गए होंगे और पुलिस स्टेशन गए होंगे केस री इन्वेस्टिगेट करने। ज्यादा हवा में मत उड़ो, निंगबिंग ने हंसते हुए कहा। लेकिन मुझे भी तुम्हारी बात सेंस मेक करती हुई लग रही है। अगर वो सीरियल मर्डर केस किसी एक इंसान का नहीं है तो पक्का एक ग्रुप ऑफ पीपल रिस्पॉन्सिबल होगा। मैंने सिर हिलाया और अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने मिस्टीरियस टोन में कहा, निंगबिंग, क्या तुम्हें लगता है मैं ये केस सॉल्व कर सकता हूँ? निंगबिंग जोर से हंसी, मजाक मत करो, तुम मेरे डैड को हैंडल नहीं कर सकते और डिटेक्टिव बनना चाहते हो। मैंने तुरंत एक सीरियस एक्सप्रेशन बनाया और अपनी आवाज लो करते हुए कहा, निंगबिंग, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए। मैं डिटेक्टिव कोनैन हूँ। ये कहते हुए मैंने एक एग्जैजरेटेड हैंड जेस्चर किया, जैसे मैं कोई मैजिक स्पेल कास्ट कर रहा हूँ। निंगबिंग मेरी एक्टिंग देखकर जोर से हंसने लगी। तुम सच में बहुत फनी हो। ओके फाइन, मैं मान लेती हूँ कि तुम बहुत केपेबल हो। अब देखते हैं कि तुम मेरे डैड की हेल्प कर पाते हो या नहीं। मैं लाउडली हंसा और लाउडली बोला, रिलैक्स, जब तक मैं यहाँ हूँ नो प्रॉब्लम। निंगबिंग ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। फिर अचानक उसे कुछ याद आया और उसकी आंखें चमक उठी। ओ राइट फांगवान, तुमने जो गाना गाया था वो बहुत अच्छा था। मुझे लगता है हमें उसे रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर डालना चाहिए। हो सकता है वो वायरल हो जाए। मैं एक सेकंड के लिए फ्रीज हुआ और फिर हाथ हिलाते हुए बोला, रहने दो, मैं सिंगर नहीं बनना चाहता, मैं बस फन के लिए गाता हूँ। तुम्हें अच्छा लगा उतना ही काफी है। इंटरनेट पर डालना बहुत हाई प्रोफाइल हो जाएगा। मुझे ये सब पसंद नहीं। निंगबिंग ने कंफ्यूज होकर पूछा, लेकिन तुमने इतना अच्छा गाया, तुम क्यों नहीं चाहते कि और लोग भी इसे सुने? मैं प्राउडली हंसा और निंगबिंग के बाल रफल करते हुए बोला, निंगबिंग तुम नहीं समझोगी। मेरे जैसे लो प्रोफाइल लोग ही असली मास्टर्स होते हैं। जो लोग शो ऑफ करते हैं वो बस फेम और पैसे के लिए करते हैं। निंगबिंग ने अपना मुंह बनाया, तुम लो प्रोफाइल नहीं हो, तुम बस वीडियो रिकॉर्ड करने में आलस कर रहे हो। सच सच बताओ, तुम्हें परेशानी से डर लगता है ना? मैंने बहुत ड्रामेटिक तरीके से अपने हाथ हवा में उठाए। ओके ओके, तुमने मुझे पकड़ लिया, लेकिन ऑनेस्टली मुझे सच में कोई ज़रूरत फील नहीं होती। अगर मैं फेमस हो गया तो मैं नॉर्मल लाइफ कैसे जी पाऊंगा? तुम एक्सक्यूजेस बनाने में एक्सपर्ट हो, निंगबिंग ने हेल्पलेसली कहा। लेकिन सीरियसली, तुम सच में बहुत अच्छा गाते हो, क्या तुम एक बार कंसिडर नहीं करोगे? मैंने सीरियस टोन में कहा, सच में जरूरत नहीं है। सोचो, मैं इतना हैंडसम हूँ, इतना टैलेंटेड हूँ, अगर मैं फेमस हो गया तो बाकी लड़कों को कितनी जेलसी होगी और फिर मुझे कितनी परेशानी होगी। निंगबिंग मेरी बातें सुनकर हंसते हंसते रोने लगी। फांग युआन, तुम सच में होपलेसली फुल ऑफ योरसेल्फ हो। मैंने प्राउडली अपना सिर उठाया। ऑफ कोर्स, सेल्फ लव भी एक कैपिटल है। ओके ओके, तुम्हारी मर्जी। निंगबिंग ने हेल्पलेसली सरेंडर किया। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैं गाऊंगी तो तुम्हें मेरे साथ प्रैक्टिस करनी होगी। मैंने स्माइल करते हुए सिर हिलाया, नो प्रॉब्लम, जब भी तुम्हें जरूरत हो मैं हाजिर हूँ। फिर से बड़ी बड़ी बातें। निंगबिंग ने मुझे घूर कर देखा, तो बताओ आज यहाँ आने का असली रीजन क्या है? मैं मिस्टीरियस स्माइल के साथ अपनी पॉकेट से एक ब्रांड न्यू बिजनेस कार्ड निकाला और निंगबिंग की तरफ बढ़ाया। ये देखो, हमारी न्यू कंपनी का बिजनेस कार्ड। निंगबिंग ने कार्ड लिया और उसे केयरफुली देखने लगी और एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गई। कार्ड पर क्लियर शब्दों में लिखा था, निंगबिंग नेटवर्क टेक्नोलॉजी कंपनी। उसने हैरानी से सिर उठाया और मेरी तरफ देखा। फांगवान, तुमने कंपनी का नाम मेरे नाम पर क्यों रखा?
मैंने प्राउडली स्माइल किया, ऑफ कोर्स, क्योंकि तुम मेरी लकी गॉडेस हो, और वैसे भी तुम्हारे नाम के साथ हमारी कंपनी पक्का आसमान छुएगी और बहुत सक्सेसफुल होगी। मिंगबिंग ने अपनी आंखें रोल की, लेकिन उसके गालों पर एक हल्का सा ब्लश आ गया था। उसे अंदर ही अंदर बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उसने कंप्लेन करते हुए कहा, स्टूपिड फॉर्म युआन, तुम हमेशा अपने आप डिसीजंस लेते हो। तुम्हें मेरा नाम यूज करने की परमिशन किसने दी? मैं चीकी स्माइल के साथ उसके पास गया और उसके कान में विस्पर किया, क्योंकि तुम फ्यूचर में हमारी कंपनी की बॉसेस वाइफ बनोगी ना, तो तुम्हारा नाम यूज करना कंप्लीटली नॉर्मल है। मिंगमिंग का चेहरा और भी लाल हो गया। उसने मुझे हल्के से पुश किया और शायरी बोली, "हम्म, तुम बस स्वीट टॉक करना जानते हो, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। मैं तो बस तुम्हें मोटिवेट कर रहा हूँ ताकि तुम मेरे साथ हार्ड वर्क करो।" मैंने हंसते हुए कहा, तुम होपलेस हो। निंगबिंग ने हेल्पलेसली कहा, लेकिन उसकी आंखों में बहुत प्यार था। एनीवे, मैं होप करती हूँ कि तुम सक्सेसफुल हो। मैं प्राउडली हंसा, रिलैक्स, जब तुम जैसी लकी गॉडेस मेरे साथ है तो मैं पक्का सक्सेसफुल हूंगा। तुम्हारी बातें, तुम सच में बहुत बातें बनाते हो। निंगबिंग ने हंसते हुए कहा, लेकिन तुम्हें रियलिटी में हार्ड वर्क करना होगा, ओके? मैंने तुरंत अपना जोकिंग मूड खत्म किया और सीरियस होकर बोला, ऑफ कोर्स मुझे पता है, मैं इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत सीरियस हूँ। निंगबिंग ने मेरी सीरियसनेस देखी और उसके दिल में भी होप भर गई। उसने हाँ में सिर हिलाया, ओके, तो मैं तुम्हारी सक्सेसफुल होने का वेट करूंगी। मैंने उसकी शोल्डर थपथपाई और फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहा, बस वेट करो, बॉस वाइफ। ओके ओके, मैं वेट करूंगी कि तुम मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें खरीद कर दो। निंगबिंग ने मजाक में कहा। मैंने प्राउडली कहा, दैट्स द स्पिरिट, बस वेट करो। मैं निंगबिंग को देख रहा था। मेरा दिल फ्यूचर के प्लान्स और कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था। निंगबिंग भी मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में बहुत प्यार और होप थी। उसे पता था कि ये लड़का जो हमेशा बड़ी बड़ी बातें करता है, उसके दिल में बहुत सिंसियरिटी है और वो उसे कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। मैंने धीरे से उसके बालों को टच किया और सॉफ्टली बोला, निंगबिंग, मुझे हमेशा सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। निंगबिंग ने सॉफ्टली स्माइल किया और बहुत प्यार से बोली, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। मेरी आंखों में एक इमोशन था। मैंने सॉफ्टली कहा, तुम्हारे होने से बहुत अच्छा लगता है। निंगबिंग ने अपना सिर नीचे किया। उसके गाल हल्के से लाल हो गए और उसने सॉफ्टली रिप्लाई किया, तुम्हारे होने से भी बहुत अच्छा लगता है। मैंने स्माइल किया और उसका हाथ कसकर पकड़ा, तो फिर हम साथ मिलकर हार्ड वर्क करेंगे और निंगबिंग नेटवर्क टेक्नोलॉजी कंपनी को टॉप कंपनी बनाएंगे। यस, हम साथ में हार्ड वर्क करेंगे। निंगबिंग की आंखों में बहुत डिटर्मिनेशन था। उसके बाद निंगबिंग ने अपना लगेज पैक किया और हम टैक्सी लेकर यूनिवर्सिटी आ गए। जैसे ही निंगबिंग कार से उतरी, उसने बहुत सारे सीनियर स्टूडेंट्स की अटेंशन ग्रैब कर ली। एक टॉल सीनियर जिसने ग्लासेस पहने हुए थे, वो जल्दी से हमारे पास आया और बहुत पोलाइटली पूछा, जूनियर, क्या तुम्हें लगेज के लिए हेल्प चाहिए? निंगबिंग हाँ बोलने ही वाली थी कि मैंने तुरंत अपना हाथ हिलाया और फ्लैट टोन में बोला, नो थैंक्स, मैं कर लूंगा। वो टॉल सीनियर थोड़ा सरप्राइज हुआ। उसके चेहरे पर थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी, लेकिन वो हेल्पलेसली पीछे हट गया। बाकी सीनियर्स ने भी हेल्पलेस स्माइल दी। वो अंदर ही अंदर खुश भी थे और डिसअपॉइंटेड भी। खुश इसलिए कि वो चांस लेना चाहते थे, लेकिन डिसअपॉइंटेड इसलिए क्योंकि इस ब्यूटीफुल जूनियर का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड था। तभी हमारे पीछे से एक बहुत स्ट्रिक्ट आवाज आई, फैंगयुआन, वहीं रुक जाओ। मैं और निंगबिंग एक साथ पीछे मुड़े और देखा अंकल बाय लंबे कदम उठाते हुए हमारी तरफ आ रहे थे। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। मैं तुरंत पैनिक हो गया। मैंने जल्दी से खुद को सीधा किया और एक फेक स्माइल चिपका कर बोला, अंकल बाय, आप यहाँ कैसे? अंकल बाई मेरे सामने आकर रुके, अपनी आंखें नैरो की और बहुत कोल्ड लुक देते हुए पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने ऑकवर्ड स्माइल दी और जल्दी से एक्सप्लेन किया, मैं निंगबिंग का लगेज उठाने में हेल्प कर रहा था, उसे डॉम तक छोड़ने के लिए। अंकल बाई ने ब्लंटली स्नॉट किया और अचानक अपना हाथ उठाकर मेरी कमर पे जोर से मारा। मेरी कमर में बहुत जोर का दर्द हुआ और मैं जोर से चिल्लाया। अंकल बाई ने कोल्ड टोन में वार्न किया, यू ब्रैट, मैं तुम्हें एक आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, मेरी बेटी से दूर रहना। मैं अपनी कमर पकड़कर बहुत पिटिफुल फेस बनाते हुए बोला, अंकल बाय, ये फेयर नहीं है। मैंने आपको इतना बड़ा केस सॉल्व करने में हेल्प की और आप मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। अंकल बाई ने मेरा वो फेक पिटिफुल फेस देखा। उनकी आंखों में थोड़ी हेल्पलेसनेस थी, लेकिन उनकी टोन अभी भी कोल्ड थी। तुमने बड़ा केस सॉल्व किया, अच्छा बताओ कैसे? मैंने अपने दांत पीसे, दर्द को इग्नोर करते हुए अपनी चेस्ट बाहर निकाली और सीरियस फेस बनाकर बोला, वो सीरियल मर्डर केस। अगर मैंने आपको वो क्रूशल क्लू नहीं दिया होता तो आपको प्रूफ नहीं मिलता ना। अंकल बाय ने ब्लंटली स्नॉट किया और मॉकिंग टोन में बोले, उसे हेल्प करना नहीं कहते, उसे लक कहते हैं। मैंने बहुत हर्ट फेस बनाया, अपनी कमर पकड़े हुए बोला, अंकल भाई, आप बहुत मीन हैं। मैंने दिल से आपकी हेल्प करने की कोशिश की थी और आपको आइडियाज दिए थे। निंगबिंग मुझे इतनी ओवर एक्टिंग करते हुए देख रही थी और वो अपनी हंसी नहीं रोक पाई। वो अपने डैड के पास गई, उनकी स्लीव खींची और सॉफ्टली बोली, डैड, युआन ने सच में हेल्प करने की कोशिश की थी, आप उसके साथ इतने स्ट्रिक्ट क्यों हैं? युआन ने सच में हेल्प की थी, आप उस पर गुस्सा मत होइए ना। अंकल भाई ने अपनी बेटी को मुझे डिफेंड करते हुए देखा तो उन्हें और भी गुस्सा आ गया। उन्होंने मुझे जोर से घूरा, फिर निंगबिंग की तरफ देखा और फर्मली बोले, उसने जो भी हेल्प की हो वो तुम्हारे पास आने का एक्सक्यूज नहीं हो सकता, तुम उससे दूर रहो। पास खड़े कुछ सीनियर्स ये सब देख रहे थे। उन्हें लगा कि ये एक अच्छा चांस है निंगबिंग के डैड को इंप्रेस करने का, तो वो सब पास आ गए, लगेज उठाने के लिए ऑफर करने लगे। एक टॉल सीनियर शैली बोला, अंकल, क्या आपको लगेज उठाने में हेल्प चाहिए? अंकल बाई ने उन्हें कोल्ड लुक दिया और करके बोले, नो नीड, थैंक्स फॉर योर ऑफर। ये कहकर उन्होंने निंगबिंग के लगेज की तरफ देखा, एक हाथ से आसानी से लगेज उठाया और मुड़कर गर्ल्स डॉम बिल्डिंग की तरफ चल दिए। वो सीनियर्स अंकल बाई की स्ट्रांग ऑरा से डर गए और चुपचाप पीछे हट गए। उन्होंने अंकल बाई को जाते हुए देखा और मन ही मन सोचा, इस जूनियर के डैड को इंप्रेस करना सच में बहुत मुश्किल है। निंगबिंग ने अपने डैड की स्ट्रांग बैक को देखा और हेल्पलेसली साई किया, डैड प्लीज लोगों को ऐसे मत डराइए। अंकल बाई बिना मुड़े बोले, डराने दो, कम से कम वो फालतू के आइडियाज तो नहीं सोचेंगे। मैं अंकल बाई को अकेले लगेज ले जाते हुए देख रहा था और सॉफ्टली कंप्लेन कर रहा था, अंकल बाई सच में मेरी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते, ये बहुत अनफेयर है। तभी
पीछे से एक फैमिलियर आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा, शाओयन था। वो एक्साइटेडली मेरी तरफ भागता हुआ आ रहा था। ब्रदर, मुझे नहीं पता था तुम यहाँ मिलोगे। मैंने फेक स्माइल दी और रिप्लाई किया, हाँ शाओयन, तुम भी यूनिवर्सिटी आ गए। शाओयन ने चीकी स्माइल के साथ कहा, ऑफ कोर्स, अब हम सेम यूनिवर्सिटी में हैं, हम साथ में बिजनेस करेंगे और साथ में पैसे कमाएंगे। मैंने अपनी आईब्रो उठाई और कॉन्फिडेंटली कहा, ऑफ कोर्स, जब तक मैं यहाँ हूँ पैसे कमाने की टेंशन मत लो। शाओयान ने तेजी से सिर हिलाया, उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। यस ब्रदर युआन, तुम्हारे आइडिया सबसे बेस्ट होते हैं। अगर हम साथ काम करेंगे तो हम पक्का बहुत सारे पैसे कमाएंगे। तुम दोनों अभी यूनिवर्सिटी आए हो और बस पैसे कमाने के बारे में सोच रहे हो। तुम्हें डर नहीं लगता कि सीनियर्स तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे? उड़ाने दो, हमारे बड़े बड़े सपने हैं। शाओयन ने क्विकली सपोर्ट किया, एग्जैक्टली, हमारा गोल जिनचेंग यूनिवर्सिटी के स्टार्टअप स्टार्स बनाए। ओके ओके, मैं तुम दोनों को सपोर्ट करती हूँ, लेकिन अपनी स्टडीज को इग्नोर मत करना। मैंने स्माइल करते हुए इंस्ट्रक्ट किया, डोंट वरी, हम स्टडीज और बिजनेस दोनों बैलेंस करेंगे, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। ओके मैं चलता हूँ, मुझे डॉम भी जाना है। निंगबिंग अपने डॉम वापस आ गई। वो अपना लगेज अनपैक कर ही रही थी कि उसका फोन बज उठा। उसने स्क्रीन देखी, उस पर फांग युआन लिखा था। हेलो आयुआन, क्या हुआ? निंगबिंग, क्या तुम आज रात फ्री हो? डिनर पर चलें? डिनर, हाँ ठीक है, लेकिन क्या मैं अपनी रूममेट्स को साथ ला सकती हूँ? ऑफ कोर्स, तुम सबको ला सकते हो। तुम्हारा आयुआन तुम सबको ट्रीट देगा। तुम सच में बिल्कुल चेंज नहीं हुए, हमेशा की तरह शो ऑफ कोर्स, सेल्फ लव भी एक कैपिटल है ना? ओके, तो फिर डन, शाम 6 बजे मिलते हैं। कॉल कट करने के बाद निंगबिंग मुड़ी और अपनी रूममेट से बोली, एक दोस्त हमें डिनर पर इनवाइट कर रहा है, क्या तुम सब चलोगी? जंग शामिन एक्साइटेडली बोली, ऑसम, फ्री डिनर, ऑफ कोर्स हम चलेंगे। लिन वॉन ने भी स्माइल करते हुए अग्री किया, लेट्स गो। मैं भी देखना चाहती हूँ कि कौन इतना जनरस है जो हम सबको ट्रीट दे रहा है। जोर उनान ने अपने ग्लासेस एडजस्ट किए और सॉफ्टली स्माइल करते हुए हाँ में सिर हिलाया, ओके हम सब चलेंगे। जंग शाओमिन नेचर से थोड़ी शाय थी, वो ज्यादा बाहर नहीं जाती थी, लेकिन फ्री डिनर का सुनकर उसकी आंखें भी चमक उठी। वो बेड पर बैठी और थोड़ी नर्वसली निंगबिंग से पूछा, हमें डिनर पर कौन इनवाइट कर रहा है? मेरा एक दोस्त है, फांग युआन। लिन वान ने अपनी आईब्रो उठाई, क्यूरियोसिटी के साथ पूछा, फांग युआन, नाम तो काफी स्ट्रांग लग रहा है, वो कैसा इंसान है? जो रोनन ने भी टीजिंग टोन में ऐड किया, निंगबिंग, कहीं तुम डेटिंग तो नहीं कर रही हो? फांग युआन नाम सुनकर लग रहा है कि वो पक्का बहुत हैंडसम होगा। निंगबिंग का चेहरा लाल हो गया। उसने जल्दी से अपने हाथ हिलाया और सफाई दी, तुम लोग गलत सोच रही हो, हम सिर्फ नॉर्मल फ्रेंड्स हैं। जांग शाओमिन अभी भी क्यूरियस थी, वो दिखता कैसा है? क्या वो सच में बहुत हैंडसम है? वो ठीक ठाक ही दिखता है, बस शो ऑफ है और हमेशा मुझे टीज करता है। निंगबिंग ने प्लेफुली कंप्लेन किया। जो रोनान ने तुरंत कहा, ओह, तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे और भी क्यूरियोसिटी हो रही है। आज शाम को जब हम उससे मिलेंगे तो हम उसे अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। लिनवान ने सॉफ्टली स्माइल किया, तो फिर आज शाम को देखते हैं कि वो आखिर है कौन। रूममेट्स की टीजिंग से निंगबिंग का चेहरा और भी लाल हो गया। उसने जल्दी से मना किया, सच में ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग नॉनसेंस मत बोलो। जू रोनन ने जानबूझकर अपनी टोन खींचते हुए कहा, ओह निंगबिंग, तुम शाय हो रही हो। जंग शाओमिन ने अपना मुंह छुपाकर हंसा, लगता है ये फांग युआन पक्का बहुत स्पेशल है। लिन वान ने एलिगेंटली अपनी टी सिप की, उसकी टोन फ्लैट थी पर कॉन्फिडेंट थी। जो भी हो, आज शाम को हम इस फांग युआन से मिल ही लेंगे। दूसरी तरफ मैं अपने डॉम बस आया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैंने देखा मेरे सारे रूममेट्स वहां थे। डॉन बहुत नीट एंड क्लीन लग रहा था, सब अपने अपने सामान अरेंज करने में बिजी थे। मुझे अंदर आते देख सबने अपना काम कहा। रूममेट वान यांग ने स्माइल करते हुए टीज किया, हाँ, तो यह हमारे डॉम का मोस्ट हैंडसम लड़का फांग युआन है। तुम काफी जल्दी वापस आ गए? मैंने स्माइल करते हुए रिप्लाई किया, हाँ, मैं बस एक दोस्त को ड्रॉप करने गया था और फिर थोड़ा घूम कर आ गया। मैं अपने बेड के पास गया, बैठ गया और अपना लैपटॉप ओपन किया। मुझे कुछ काम करना था। जैसे ही लैपटॉप स्टार्ट हुआ, स्क्रीन पर एक बहुत ब्यूटीफुल लड़की की वॉलपेपर अपीयर हुई। वॉन यांग ने वॉलपेपर देखी और शॉक हो गया, वाओ फांग युआन, ये वॉलपेपर पर कौन है? ये लड़की तो बहुत ब्यूटीफुल है, मुझे लिंक भेजोगे? मुझे भी डाउनलोड करनी है। एक और रूममेट वू ज़याओ भी पास आया और वॉलपेपर देखकर हाँ में सिर हिलाने लगा, हाँ फांग युआन, ये वॉलपेपर सच में अमेजिंग है, मुझे भी लिंक दे दो। मैंग शिंग ने अपने हेडफोन्स उतारे और वॉलपेपर पर लड़की को देखकर इंप्रेस हो गया। फांग युआन, ये लड़की सच में स्टनिंग है, तुमने यह फोटो कहाँ से ली? मैं प्राउडली हंसा और एक स्मग एक्सप्रेशन के साथ बोला, तुम लोग क्या जानो, ये मेरी फ्यूचर वाइफ है। वॉन यांग फ्रीज हो गया और फिर जोर जोर से हंसने लगा, तुम्हारी फ्यूचर वाइफ? फांग युआन, तुम सच में बहुत लंबी लंबी फेंकते हो, इतनी ब्यूटीफुल लड़की सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? वो ज़याओ ने हंसते हुए मेरी शोल्डर थपथपाई। फांग युआन, हम मानते हैं कि तुम हैंडसम हो, लेकिन ये लड़की सच में किसी परी जैसी लग रही है। क्या ये सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? मैंग शिंग ने भी अपना सिर हिलाया, उसके चेहरे पर डिसबिलीफ था। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है तुमने ये फोटो इंटरनेट से डाउनलोड की है और यहाँ बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। मैंने जानबूझकर गुस्सा होने की एक्टिंग की, तुम लोग बस जेलस हो। तुम्हें क्या पता परफेक्ट कपल क्या होता है? बस वेट करो, आज रात में तुम सबको ट्रीट दूंगा, तब तुम लोग खुद देख लेना। तीनों ने हंसते हुए मुझे टीज करना कंटिन्यू रखा। ओके ओके, हम वेट करेंगे, लेकिन बाद में यह मत कहना कि तुम मजाक कर रहे थे। हम अपनी इस परी जैसी फ्यूचर सिस्टर इन लॉ से मिलने का वेट कर रहे हैं। मैंने कॉन्फिडेंटली अपनी चेस्ट थपथपाई, रिलैक्स, आज रात में तुम सबको उससे मिलाऊंगा। रात को मैं अपने तीनों रूममेट्स के साथ रेस्टोरेंट गया और विंडो सीट पर बैठ गया। मैंने प्राउडली स्माइल करते हुए कहा, आज रात मेरा ट्रीट है, एक बड़ी फीस्ट। वॉन यांग ने चीकी स्माइल के साथ मुझे याद दिलाया, फांग युआन, भूलना मत, आज रात हम तुम्हारी फ्यूचर वाइफ से मिलने वाले हैं। वो ज़याओ ने भी ऐड किया, एग्जैक्टली, तुम पूरी दोपहर से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, फाइनली हम उसे रियल में देखेंगे। मेंग शिंग भी पास आया और मजाक में बोला, होप कि तुम हमसे झूठ नहीं बोल रहे हो, इतनी ब्यूटीफुल लड़की को देखना रोज रोज नहीं होता। मैंने फिर से कॉन्फिडेंटली अपनी चेस्ट थपथपाई, रिलैक्स, बस वेट करो, वो लोग अभी पहुंचने वाले हैं। वान यांग वू ज़याओ और मेंग शिंग के पास गया और अपनी आवाज लो करके बोला, चलो शर्त लगाते हैं, देखते हैं कि फांग युआन की यह ब्यूटीफुल लड़की सच में वॉलपेपर जितनी ब्यूटीफुल है या नहीं। वू ज़याओ ने हंसते हुए अग्री किया, डन, मैं शर्त लगाता हूं कि वो झूठ बोल रहा है। मेंग शिंग ने भी हंसते हुए कहा,
मैं भी शर्त लगाता हूँ कि वो झूठ बोल रहा है। वान यांग ने सिर हिलाया। ओके, तो फिर देखते हैं कि फांग युआन अपना प्रॉमिस पूरा कर पाता है या नहीं। तभी रेस्टोरेंट के दरवाजे पर कुछ लड़कियों के हंसने की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा। बाई निंगबिंग अपनी रूममेट्स के साथ अंदर आ रही थी। मैं तुरंत खड़ा हुआ और हाथ हिलाया। निंगबिंग यहाँ। निंगबिंग ने मुझे देखा और स्माइल करते हुए हमारे पास आई। उसके पीछे उसकी तीनों रूममेट्स भी आ रही थीं। मेरे रूममेट्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके चेहरे पर क्लियर शॉक और अमेजमेंट था। मैंने प्राउडली स्माइल किया और अपने रूममेट्स की तरफ देखकर बोला, क्या कहा था मैंने? मैं झूठ नहीं बोल रहा था। निंगनिंग ने पोलाइटली स्माइल करते हुए ग्रीट किया, सॉरी हमें थोड़ा लेट हो गया। उसकी रूममेट्स ने भी स्माइल करते हुए ग्रीट किया। मेरे रूममेट्स तुरंत खड़े हुए, पोलाइटली ग्रीट किया और उन्हें बैठने के लिए इनवाइट किया। जो रोनन ने बैठते हुए मुझे ऑब्जर्व किया और स्माइल करते हुए बोली, तो तुम फांग युआन हो। निंगबिंग तुम्हारे बारे में बात कर रही थी, तुम सच में काफी हैंडसम हो। जंग शाओमिन ने भी सॉफ्टली स्माइल किया। हाँ फांग युआन, तुम दोनों को देखकर लग रहा है कि तुम बहुत क्लोज हो। लिन वान ने सॉफ्टली स्माइल किया, लेकिन उसकी टोन में थोड़ी वार्निंग थी। फांग युआन, तुम्हें हमारी निंगबिंग का अच्छे से ख्याल रखना होगा। मैं प्राउडली हाँ में से हिलाया। ऑफ कोर्स, निंगबिंग मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वो ज़्यादा मुझसे टीज करने से खुद को रोक नहीं पाया। निंगबिंग, तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हो, बिल्कुल परफेक्ट मैच। ये सुनकर निंगबिंग का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। उसने जल्दी से सफाई दी, तुम लोग नॉनसेंस मत बोलो, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। लेकिन मैंने हंसते हुए कहा, फ्रेंड्स भी बहुत स्पेशल हो सकते हैं, है ना निंगबिंग? निंगबिंग ने मुझे घूर कर देखा, लेकिन उसकी आंखों में एक छुपी हुई स्माइल थी और उसका चेहरा शाय लग रहा था। सबने खाना ऑर्डर किया और एटमॉस्फेयर बहुत लाइट और फन हो गया। मैंने सबको कुछ फनी स्टोरी सुनाई, जिससे सब जोर जोर से हंसने लगे। जांग शाओमिन और जो रोनान भी एक्टिवली कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट कर रही थी। सिर्फ लिन वान थोड़ी क्वाइट थी, उसकी नज़र लगातार मुझ पर थी। थोड़ी देर बाद लिन वान ने फाइनली हिम्मत करके पूछा, फांग युआन, मैंने निंगबिंग से सुना है कि तुम गाने लिखते हो, क्या ये सच है? मैं एक सेकंड के लिए फ्रीज हुआ और फिर स्माइल करते हुए बोला, हाँ, मैं बस फन के लिए कुछ छोटी मेलोडीज लिखता हूँ। लिन वान थोड़ी शाय लग रही थी। मैं म्यूजिक मेजर हूँ और मुझे कंपोजिंग में बहुत इंटरेस्ट है। निंगबिंग ने बताया कि तुमने एक गाना लिखा था जिसका नाम फ्लावर ओशन है, क्या मैं उस गाने की शीट म्यूजिक देख सकती हूँ? ऑफ कोर्स, मैंने स्माइल करते हुए कहा, लेकिन सिर्फ शीट म्यूजिक देखने में मजा नहीं आएगा। क्यों ना मैं यहीं सबके सामने गाकर सुना दूं? निंगबिंग ने मुझे हैरानी से देखा। तुम यहाँ गाना गाओगे? मैंने चीकी स्माइल दी। ऑफ कोर्स, इतनी सारी ब्यूटीफुल लड़कियों के सामने परफॉर्म करने का चांस रोज रोज नहीं मिलता। मैं ये चांस मिस नहीं कर सकता। जो रोनन ने तुरंत ताली बजाई। ऑसम, हम सब सुनना चाहते हैं। मैंने अपना गला क्लियर किया, सॉफ्टली स्माइल किया और निंगबिंग की आंखों में बहुत प्यार से देखा। फिर मैंने सॉफ्टली फ्लावर ओशन गाना शुरू किया। जैसे जैसे गाना आगे बढ़ रहा था, निंगबिंग का चेहरा और भी लाल होता जा रहा था। उसने अपना सिर नीचे कर लिया। मेरी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे पता था कि ये गाना स्पेशली उसके लिए लिखा गया था। हर लाइन में मेरी फीलिंग्स छुपी थी। गाना खत्म होने तक निंगबिंग का चेहरा पके हुए एप्पल की तरह लाल हो गया था। वो अभी भी अपना सिर नीचे किए हुए थी, शाय लग रही थी। लिनवान ने थोड़ा फ्राउन किया। उसकी आंखों में सरप्राइज और क्यूरियोसिटी थी। वो मेरे पास आई और सॉफ्टली पूछा, फांग वान, ये गाना सच में बहुत अच्छा है। क्या तुमने कभी डेब्यू करके प्रोफेशनल सिंगर बनने के बारे में सोचा है? मैंने हंसते हुए मना किया, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। मैं बस मजाक के लिए लिखता हूँ। मेरी फैमिली रिकॉर्ड इंडस्ट्री में है, हम तुम्हारा गाना रिलीज करने में हेल्प कर सकते हैं। तुम्हारे पास इतना टैलेंट है, इसे वेस्ट नहीं होना चाहिए, लिन वान ने स्ट्रिक्टली कहा। मैंने ऑकवर्ड स्माइल दी। लिन वान, तुम मुझे ओवर एस्टिमेट कर रही हो। ये सिर्फ मेरी हॉबी है, मैंने कभी सीरियसली सिंगर बनने के बारे में नहीं सोचा। लिन वान हार मानने को तैयार नहीं थी। क्या तुम सच में कंसिडर नहीं करोगे? तुम्हारी आवाज और कंपोजिंग टैलेंट दोनों आउटस्टैंडिंग है। तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है। सच में नहीं लिन वान। मेरी टोन सिंसियर थी। मुझे लगता है कि एक नॉर्मल लाइफ जीना ज्यादा कंफर्टेबल है। लिन वान ने फ्राउन किया। वो क्लियरली डिसअपॉइंटेड थी। लेकिन तुम्हारा टैलेंट सच में डिजर्व्स टू बी सीन। मैंने स्माइल करके सिचुएशन को हैंडल किया। तुम्हारी ऑफर के लिए थैंक्स, लेकिन सच में मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। ओके, अगर तुमने डिसाइड कर ही लिया है तो मैं फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन अगर कभी तुम्हारा माइंड चेंज हो तो तुम मुझे बता सकते हो, लिन वान ने कहा। मैंने हाँ में सिर हिलाया। ओके, थैंक यू लिनवान, इस ऑकवर्ड साइलेंस को तोड़ने के लिए। जो रोनान ने स्माइल करते हुए कहा, फांग युआन, तुम्हारी आवाज सच में अमेजिंग है। फ्यूचर में हमें और गाने सुनाना। ओके, नो प्रॉब्लम, जब तक तुम लोग बोर ना हो जाओ, मैं गाने के लिए रेडी हूँ। फांग युआन, तुम और निंगबिंग सच में बहुत स्पेशल फ्रेंड्स हो। मैं होप करती हूँ तुम दोनों हमेशा खुश रहो। मैंने निंगबिंग की तरफ देखा। मेरी आंखों में बहुत टेंडरनेस थी। ऑफ कोर्स, जब तक निंगबिंग मेरे साथ है मैं हमेशा खुश रहूंगा। निंगबिंग अपना सिर नीचे किए हुए थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक शाई स्माइल थी। वो मेरी फीलिंग्स को समझती थी और मेरी सिंसियरिटी को फील कर रही थी। डिनर के बाद हम मॉल में थोड़ा घूमे और फिर अपने अपने डॉम्स चले गए। गर्ल्स डॉम वापस पहुंचने के बाद लिन वान अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। वो निंगबिंग के पास गई और सॉफ्टली बोली, निंगबिंग, फांग युआन का फ्लावर ओशन सच में बहुत पोटेंशियल रखता है। तुम्हें उसे कन्विंस करना चाहिए डेब्यू करने के लिए। मुझे श्योर है कि वो पक्का फेमस होगा। ओके, मैं ट्राई करूंगी, लेकिन तुम्हें पता है कि युआन बहुत स्टबन है। उसके खुद के स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस होते हैं। वो मेरी बात सुनेगा या नहीं, मैं पक्का नहीं कह सकती, निंगबिंग ने रिप्लाई किया। लिन वान ने हाँ में सिर हिलाया। उसकी आंखों में होप थी। मुझे तुम पर ट्रस्ट है। अगर तुम उसे कन्विंस करोगी तो वो पक्का तुम्हारी बात सुनेगा। ओके, मैं अपनी बेस्ट ट्राई करूंगी। दूसरी तरफ मैं और मेरे रूममेट्स निंगबिंग और उसकी फ्रेंड्स को ड्रॉप करने के बाद धीरे धीरे बॉयज डॉर्म की तरफ जा रहे थे। जैसे ही हम 6th फ्लोर पर पहुंचे, हमने देखा कुछ लोग हॉलवे के एंड से हमारी तरफ आ रहे थे। उन्हें लीड कर रहा था एक टॉल और स्टाइलिशली ड्रेस्ड लड़का। उसके चेहरे पर एक बहुत एरोगेंट एक्सप्रेशन था। वो जिया मेरे पास आया और अपनी आवाज लो करके बोला, फांग युआन, वो देखो, वो शू ताओ है, हमारे डॉम का मोस्ट पॉपुलर लड़का। मैंने अपनी आईब्रो उठाई, क्यूरियोसिटी के साथ पूछा, वो कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है? वो जियाओ ने अपनी आवाज और लो की और टीज करते हुए बोला,
जैसे ही ये यूनिवर्सिटी में आया, इसने क्लेम किया कि ये लोकल है और खुद को मास्टर जिंग बुलाने लगा। ये अपने रूममेट से अपना सामान उठवाता है। इसकी फैमिली की एक कंपनी है, इसलिए ये बहुत एरोगेंट है और हमेशा शो ऑफ करता है। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। इंटरेस्टिंग। मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये मास्टर जिंग कितना केपेबल है। तभी शूटाओ हमारे सामने आ गया। उसने डंटली शाउट किया, हे वहीं रुक जाओ। मैं रुका, मुड़ा, अपनी आईब्रो उठाई और इरिटेशन के साथ पूछा, तुम कुत्ते की तरह क्यों भौंक रहे हो? शूटाओ एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। ऑब्वियसली उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि कोई फ्रेश स्टूडेंट उससे इतनी डायरेक्ट टोन में बात करेगा, लेकिन उसने तुरंत अपनी एरोगेंट स्माइल वापस लाई। तो तुम फांग युआन हो, मैंने सुना है आजकल तुम्हारा काफी नाम है और तुम बहुत सारी लड़कियों के क्लोज हो। मैंने हल्की सी स्माइल दी। मेरी आंखों में क्लियर कंटेम्प्ट था। वो इसलिए क्योंकि मैं गुड लुकिंग हूँ और लड़कियां मेरे साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करती हैं। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? यह सुनकर शूट और गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। मुझे इतना काम और कॉन्फिडेंट देखकर उसे अंदर ही अंदर बहुत जलन हो रही थी। उसने अपने हाथ पॉकेट्स में डाले और मुझे इंटिमिडेट करने के लिए कदम आगे बढ़ाया। क्या तुम्हें पता है कि ये एरिया किसका है? मैंने कैजुअली अपने शोल्डर्स स्ट्रक किए। ये यूनिवर्सिटी पब्लिक प्लेस है, ये तुम्हारा घर नहीं है। यहाँ कोई एरिया तुम्हारा नहीं है। मेरी बात से शू टाओ का गुस्सा और भड़क गया। उसने अपने दांत पीसे और एंग्रीली शाउट किया, यू ब्रैट, तुम सच में बहुत एरोगेंट हो। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ अच्छे फेस के साथ तुम यहाँ कुछ भी कर सकते हो? मैंने कोल्डली स्नॉट किया और बिना डरे वापस रिप्लाई किया, सॉरी, कुछ भी करना तुम्हारी स्पेशलिटी है, मैं तुम्हारी स्पॉटलाइट स्टील नहीं करना चाहता। शू टाओ गुस्से से पागल हो गया था। उसकी आंखें फियर्सली मुझे घूर रही थी। क्या तुम्हें मरना है? बिलीव मी, मैं सिर्फ एक वर्ड बोलूंगा और तुम्हारा इस यूनिवर्सिटी में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। मैंने फिर से कैजुअली अपने शोल्डर स्ट्रक किए। मैं बिलीव करता हूँ, लेकिन यह भी तो देखना होगा ना कि तुम ऐसा कर सकते हो या नहीं। शुटाओ के पीछे खड़े फॉलोअर्स ने देखा कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तो वो जल्दी से आगे आए और उसे पकड़ लिया। एक ने धीरे से कहा, फाओ ब्रो, लेट इट गो, इसके साथ आर्ग्यू करने का कोई फायदा नहीं है। शुताओ ने मुझे एग्रेसिवली घूरा, अपने दांत पीसे और वार्निंग दी, तुम वेट करो, ये खत्म नहीं हुआ है। मैंने कॉन्फिडेंटली स्कॉफ किया, आई एम रेडी एनी टाइम। कुछ दिनों बाद कैंपस में टेंशन बढ़ने लगी थी। मिलिट्री ट्रेन का टाइम पास आ रहा था। मैं और मेरे रूममेट्स एक दूसरे को टीज कर रहे थे और मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए अपना सामान पैक कर रहे थे। वो जया ने अपने बेड के नीचे से ब्रांड न्यू मिलिट्री बूट्स निकाले और मेरी तरफ देखकर बोला, फांग युआन, मैंने सुना है इस बार ट्रेनिंग बहुत स्ट्रिक्ट होने वाली है, हमें केयरफुल रहना होगा। मैंने अपनी आंखें रोल की और कैजुअली रिप्लाई किया, स्ट्रिक्ट है तो अच्छा है, एक्सरसाइज करने का मौका मिलेगा। वान यांग ने स्माइल करते हुए मुझे रिमाइंड किया, लेकिन तुम केयरलेस मत होना। मैंने सुना है शू टाओ के कनेक्शंस हैं काउंसलर और ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स के साथ, तुम्हें केयरफुल रहना होगा, वो पक्का तुम्हें ट्रबल देने की कोशिश करेगा। मैंने डिस्डेनफुली स्माइल किया, अगर वो ट्रबल चाहता है मुझे डर नहीं है, ब्रिंग इट ऑन, मैं हर चीज़ के लिए रेडी हूँ। मिलिट्री ट्रेनिंग से एक दिन पहले मैं और मेरे रूममेट्स फील्ड में वार्म अप कर रहे थे ताकि हम एनवायरनमेंट से यूज्ड हो जाएं। तभी मैंने दूर से देखा कि शूट आओ अपने फॉलोअर्स के साथ मेरी तरफ आ रहा है। वो सीधा मेरे सामने आया और प्रोवोक करते हुए बोला, फैंग युआन, मैंने सुना है तुम बहुत एरोगेंट हो, तुम किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते। मैंने कोल्डली उसे ऑब्जर्व किया, एरोगेंट, क्या तुम्हारा मतलब है कि मैं तुमसे डरता नहीं हूँ? शूताओ का चेहरा डार्क हो गया। उसने अपनी आवाज लो की और थ्रेटन किया, फांग युआन, मैं काउंसलर और ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स को बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम बेटर केयरफुली बिहेव करो वरना मैं तुम्हारी ट्रेनिंग हेल बना दूंगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम मेरी ट्रेनिंग कैसे हेल बनाते हो। शुताओ ने गुस्से में अपने दांत पीसे, फांग युआन, तुम सच में बहुत स्टबन हो। मैंने पोलाइटली अपना हाथ हिलाया, शुताओ, तुम ये बात कितनी बार बोलोगे? क्या तुम थकते नहीं हो? क्यों ना तुम इसे रिकॉर्ड कर लो और रोज लूप पर प्ले करो ताकि तुम्हें बार बार ना बोलना पड़े। शुताओ का चेहरा गुस्से से हरा हो गया था। उसने कांपते हुए हाथ से मेरी तरफ पॉइंट किया, तुम वेट करो। तभी काउंसलर और ड्रिल इंस्ट्रक्टर ली पास से गुजरे। जब उन्होंने देखा कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम है तो वो तुरंत हमारे पास आए। काउंसलर ने फ्राउन किया और पूछा, क्या हो रहा है यहाँ? शूटाओ ने तुरंत एक इनोसेंट एक्सप्रेशन बनाया और बोला, काउंसलर इंस्ट्रक्टर ली, ये फांग युआन। काउंसलर इंस्ट्रक्टर ली, ये फांग युआन मुझे बार बार प्रोक कर रहा है। उसकी टोन सुनकर लग रहा था जैसे वो सच में काउंसलर और इंस्ट्रक्टर के बहुत क्लोज हो, लेकिन मुझे उससे आर्ग्यू करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने सिर्फ उसे कोल्ड और डिस्डेनफुल लुक दिया। शूताओ ने मेरा आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड देखा तो उसका गुस्सा और भड़क गया। उसकी आवाज और लाउड हो गई, फांग युआन, तुम एक लूजर हो, अगर हिम्मत है तो और एरोगेंट बनकर दिखाओ। मैंने कोल्डली हंसा, मैं भी देखना चाहता हूँ कि असली लूजर कौन है। शूताओ, तुम बस अपनी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से शो ऑफ कर रहे हो, तुम्हारे पास प्राउड होने के लिए और क्या है? ये सुनकर शूटाओ का चेहरा लाल हो गया। उसने मेरी नाक की तरफ उंगली पॉइंट की और गुस्से में चिल्लाया, फांग युआन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? मैंने बिना डरे रिप्लाई किया, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? कम से कम मैं तुमसे बेटर हूँ। शूटाओ, अपना ये बॉसी एटीट्यूड बंद करो, तुम्हारी ये चीप ट्रिक्स मुझे बिल्कुल नहीं डराती। शूटाओ स्पीचलेस हो गया। उसका चेहरा कभी लाल हो रहा था, कभी सफेद। काउंसलर ने यह सब देखा और उनका फ्राउन और डीप हो गया। उन्होंने स्ट्रिक्टली शाउट किया, इनफ, तुम लोग इंस्ट्रक्टर के सामने क्यों लड़ रहे हो? इंस्ट्रक्टर ली ने हम दोनों को कोल्डली देखा और स्ट्रिक्ट टोन में बोले, अगर किसी ने दोबारा प्रॉब्लम क्रिएट की तो मैं उसे ट्रेनिंग फील्ड से बाहर निकाल दूंगा। शूटाओ ने मुझे एग्रेसिवली घूरा और रिलक्टेंटली चुप हो गया। मेरे चेहरे पर एक कैजुअल एक्सप्रेशन था। मैंने कॉन्फिडेंटली उसकी तरफ देखा। काउंसलर और इंस्ट्रक्टर ली के जाने के बाद मैंने कोल्डली शूटाओ से कहा, अगर तुमने मुझे दोबारा ट्रबल करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर मैं मुड़ा और अपने रूममेट्स के पास चला गया। मिलिट्री ट्रेनिंग ऑफिशियली स्टार्ट हो गई। धूप बहुत तेज थी। फील्ड में मेरा कोई नाम और निशान नहीं था। उस वक्त मैं आराम से अपने डॉर्म बेड पर लेटा हुआ था और इस रेयर फ्री टाइम को एंजॉय कर रहा था। मेरे चेहरे पर एक प्राउड स्माइल थी। क्या मुझे स्टूपिड समझ रखा है? मैं धूप में ट्रेनिंग क्यों करूंगा जब मैं यहाँ आराम से सो सकता हूँ? मैंने अपना फोन निकाला और वी चैट मोमेंट स्क्रॉल करने लगा। अपने रूममेट्स को फील्ड पर स्ट्रगल करते और कंप्लेन करते हुए देखकर मुझे अंदर ही अंदर बहुत हंसी आ रही थी। इसे कहते हैं असली विनर। फील्ड पर शूटाओ बहुत एक्साइटमेंट के साथ मेरा वेट कर रहा था। वो प्लान कर रहा था कि इंस्ट्रक्टर के सामने मुझे ह्यूमिलिएट करेगा।
लेकिन जब ट्रेनिंग स्टार्ट हुई मैं वहां था ही नहीं। शूटाओ ने गुस्से से अपने दांत पीसे और अपने फॉलोअर से धीरे से पूछा, क्या हुआ? वो ब्रैड फैंग युआन कहाँ है? एक फॉलोअर ने केयरफुली रिप्लाई किया, टाओ ब्रो, मैंने सुना है उसने लीव ली है। शूटाओ का चेहरा डार्क हो गया। लीव? वो बचकर भागना चाहता है। चलो काउंसलर के पास चलते हैं। दोनों ऑफिस में घुसे। काउंसलर ली शाओ अपनी डेस्क पर कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे थे। जब ली शाओ ने शूटाओ और उसके फॉलोअर को देखा तो उन्होंने हल्का सा फ्राउन किया और फिर फेक स्माइल के साथ पूछा, शूटाओ क्या हुआ? शूटाओ ने डार्क एक्सप्रेशन के साथ कहा, काउंसलर, फांग युआन का मिलिट्री ट्रेनिंग से लीव लेना बहुत अनफेयर है। ली शाओ अंदर ही अंदर परेशान हो गई। वो शूटाओ का फैमिली बैकग्राउंड जानती थी और उसे ऑफेंड नहीं कर सकती थी। उसने खड़े होकर कंसर्न का नाटक किया, फांग युआन ने लीव ली है। उसने क्या रीजन दिया? शूटाओ ने कोल्डली स्नॉट किया। और क्या रीजन होगा? कह रहा है कि घर पर कुछ काम है, ये पक्का एक एक्सक्यूज है। वो बस ट्रेनिंग से डरता है। ली शाओ ने फ्राउन किया और सोचने की एक्टिंग की। ओके, मैं इसे हैंडल करूंगी, तुम लोग वापस जाओ, मैं पक्का तुम्हें एक आंसर दूंगी। ये सुनकर शूटाओ खुश हो गया। काउंसलर, मुझे ट्रस्ट है कि आप इसे अच्छे से हैंडल करेंगी। ली शाओ ने उसकी शोल्डर थपथपाई और स्माइल करते हुए कहा, रिलैक्स, मैं जल्दी एक्शन लूंगी। शूटाओ और उसके फॉलोअर्स के जाने के बाद ली शाओ के चेहरे से स्माइल गायब हो गई और एक कोल्ड एक्सप्रेशन आ गया। उसने अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। हेलो, हाँ मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए कुछ चेक करने के लिए। दूसरी तरफ डॉर्म रूम में छत का पंखा धीरे धीरे घूम रहा था। मैंने करवट ली और अपने फोन की स्क्रीन स्क्रॉल की। बाइनिंग का मैसेज था, मिलिट्री ट्रेनिंग बहुत एग्जॉस्टिंग है। शूटाओ लगातार तुम्हारे बारे में कंप्लेन कर रहा है, कह रहा है कि तुम बीमारी का नाटक कर रहे हो। साथ में एक हेल्पलेस इमोजी भी था। मैंने स्माइल करते हुए रिप्लाई किया, उसे कंप्लेन करने दो, शाम को मैं तुम्हारे लिए कोल्ड वाटरमेलन लाऊंगा, धूप में ट्रेनिंग करने का रिवॉर्ड। एक्चुअली मैं बीमारी का नाटक नहीं कर रहा था, मेरा लीव का रीजन बिल्कुल जेन्युइन था। हमारे स्टूडियो में एक प्रॉब्लम आ गई थी। सुबह शू चिंगरो का कॉल आया था कि रेनोवेशन टीम को वायरिंग में इशू मिला है और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से डिस्कस करना होगा। मुझे वहां जाकर फाइनल डिसीजन लेना था। फील्ड पर धूप में खड़े होकर पसीना बहाने से ज्यादा जरूरी मेरे लिए स्टूडियो का काम था। आखिर ये मेरे और शाओ येन का स्टार्टअप था और यही मेरे और निंगबिंग के सिक्योर फ्यूचर का बेस भी था। मैं बस निकलने ही वाला था कि किसी ने दरवाजा नॉक किया। मुझे लगा शाओ यान होगा, लेकिन दरवाजा खोलने पर सामने काउंसलर ली शाओ खड़ी थी। उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था और उनके पीछे शू टाओ खड़ा था। उसका स्मट फेस देखकर ही समझ आ रहा था कि वो कंप्लेन करने आया है। फैंग युआन, तुम्हारे लीव एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है। लिशा ने वो पेपर हवा में हिलाते हुए स्ट्रिक्ट टोन में कहा, मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी है, जब तक हॉस्पिटल का मेडिकल सर्टिफिकेट ना हो लीव नहीं मिल सकती। तुम्हारा फैमिली इशू वाला एक्सक्यूज वैलिड नहीं है। चलो फील्ड पर चलो, शूडो ने आग में घी डालते हुए कहा। काउंसलर सही कह रही हैं। फांग युआन जानबूझकर रूल्स तोड़ रहा है। उसकी आंखों में क्लियर चैलेंज था, जैसे वो मुझे धूप में सफर करते हुए देखने के लिए डेस्परेट हो। मैंने दरवाजे फ्रेम का सपोर्ट लिया और मन ही में हंसा। ली शाओ का एटीट्यूड बता रहा था कि वो शू डाओ का फेवर कर रही है। मैंने अपना फोन निकाला, शू चिंगरो की भेजी हुई रेनोवेशन साइट की फोटोज और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के चैट लॉग्स खोले और ली शाओ के सामने कर दिया। काउंसलर, मैं जानबूझकर लीव नहीं ले रहा। मैं और मेरे दोस्त ने एक स्टार्टअप स्टूडियो खोला है और वहां रेनोवेशन का एक सीरियस इशू गया है। मुझे उसे सॉल्व करने जाना ही होगा। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को कॉल कर सकती हैं। ली शाओ ने फोन देखा और उसका चेहरा थोड़ा चेंज हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मेरे पास सॉलिड प्रूफ होगा, वो भी एक स्टार्टअप स्टूडियो का। ये देखकर शूट आओ पैनिक हो गया। काउंसलर, ये पक्का फेक है। एक स्टूडेंट के पास स्टूडियो खोलने के फंड्स कहां से आएंगे? ये फेक है या नहीं, ये डिसाइड करना तुम्हारा काम नहीं है। मैंने काम लिए अपना फोन वापस पॉकेट में डाला। मैंने ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के स्टार्टअप इंक्यूबेटर में रिपोर्ट कर दिया है। मेरे स्टूडियो के पास लीगल रजिस्ट्रेशन है। अगर आपको अभी भी डाउट है तो मैं अपना बिजनेस लाइसेंस दिखा सकता हूं। और मिलिट्री ट्रेनिंग की बात रही तो स्टूडियो का इशू सॉल्व होते ही मैं सारे सेशंस मेकअप कर लूंगा। लीशा हेजिटेशन में पड़ गई। उसे सच में उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी प्रिपरेशन के साथ हूंगा। जिंदा यूनिवर्सिटी हमेशा स्टूडेंट्स के स्टार्टअप्स को एनकरेज करती थी। अगर ये बात इंक्यूबेटर डिपार्टमेंट तक पहुंच गई तो ली शाओ खुद ट्रबल में पड़ सकती थी। कुछ सेकंड्स के साइलेंस के बाद उसने हार मान ली। ओके, तुम पहले अपना इंपॉर्टेंट काम खत्म कर लो, लेकिन काम खत्म होते ही तुम्हें वापस आकर ट्रेनिंग मेकअप करनी होगी। मैं इंस्ट्रक्टर को एक्सप्लेन कर दूंगी। शुटाओ कुछ और बोलना चाहता था, लेकिन ली शॉ ने उसे एक लुक देकर चुप करा दिया। मुझे उन पर और टाइम वेस्ट करने का मन नहीं था। मैंने अपना बैग उठाया और निकल गया। पीछे से शूटाओ के बड़बड़ाने की आवाज आ रही थी, पर मैंने इग्नोर कर दिया। ऐसे लूजर से अभी आर्ग्यू करने का कोई पॉइंट नहीं है। फ्यूचर में उसे उसकी जगह दिखाने के बहुत चांसेस मिलेंगे। टैक्सी लेकर मैं कमर्शियल एरिया पहुंचा। शू चिंगरो नीचे मेरा वेट कर रही थी। वो एक प्रोफेशनल सूट में थी, पहले से भी ज्यादा शार्प लग रही थी। फांग युआन, फाइनली तुम आ गए। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कह रही है कि अगर हमने प्लान फाइनल नहीं किया तो काम 3 दिन के लिए रुक जाएगा। वो मुझे ऊपर ले जाते हुए डिटेल्स बताने लगी। पुरानी वायरिंग बिल्कुल खराब हो चुकी है। हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो हम पूरा फ्लोर तोड़कर नई वायरिंग करें या फिर पोर्ट्स चेंज कर दें। पहला ऑप्शन टाइम कंज्यूमिंग है पर स्टेबल है। दूसरा फास्ट है लेकिन ऑफिस लेआउट खराब कर देगा। मैं खाली ऑफिस एरिया में टूटे हुए फ्लोर और पुरानी वायर्स को देखकर मैंने फ्राउन किया। हम नई वायरिंग करेंगे, मैंने कॉन्फिडेंटली डिसाइड किया, भले ही टाइम लगे, पर हमारा स्टूडियो लॉन्ग टर्म के लिए है। हम कोई सेफ्टी रिस्क नहीं ले सकते। फंड्स की टेंशन मत लो, मैं एक्स्ट्रा मनी अरेंज कर दूंगा। शुचिंग्रो ने रिलीफ के साथ सिर हिलाया। परफेक्ट, मैं रेनोवेशन टीम को बता देती हूँ। फिर उसने स्माइल करते हुए पूछा, वैसे मेरी सिस्टर पूछ रही थी कि क्या तुमने म्यूजिक कोलैब के बारे में सोचा? वो एक रिकॉर्ड कंपनी के साथ काम कर रही हैं। तुम्हारा टैलेंट वेस्ट होना सच में दुख की बात होगी। मैंने अपना सिर हिलाया। टीचर शू की ऑफर के लिए थैंक्स, लेकिन मैं सच में सिंगर ही बनना चाहता। हाँ, अगर उन्हें ओरिजिनल सॉन्ग्स चाहिए तो मैं कुछ लिख सकता हूँ। हम कॉपीराइट फी के बेस पर डील कर सकते हैं। मैं टीचर शू को कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं करना चाहता था। आखिर उनकी बहन हमारे स्टूडियो की हेल्प कर रही थी और गाने लिखना मेरी हॉबी है। अगर उसे एक्स्ट्रा मनी मिल जाए स्टूडियो के लिए तो बुराई क्या है? शू चेंगरू की आंखें चमक उठी। सच में दैट्स अमेजिंग, मैं अपनी सिस्टर को बता दूंगी। रेनोवेशन टीम और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के साथ प्लान फाइनल करने के बाद शाम हो चुकी थी।
मुझे निंगनिंग से किया हुआ कोल्ड वाटरमेलन वाला प्रॉमिस याद आ गया। मैंने यूनिवर्सिटी के पास एक फ्रूट शॉप से सबसे बड़ा और मीठा वाटरमेलन खरीदा और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स लेकर गर्ल्स डॉम पहुंच गया। मिलिट्री ट्रेनिंग खत्म हो चुकी थी। स्टूडेंट्स थके हुए चेहरों के साथ वापस आ रहे थे। थोड़ी देर वेट करने के बाद मैंने निंगबिंग, हन चिनश्वे और लिनवान को आते देखा। निंगबिंग मिलिट्री यूनिफॉर्म में थी। उसके माथे के बाल पसीने से चिपके हुए थे, लेकिन फिर भी वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। निंगबिंग, मैंने हाथ हिलाते हुए उन्हें बुलाया और वाटरमेलन आगे किया। जल्दी खाओ, कोल्ड वाटरमेलन। निंगबिंग ने खुशी से वाटरमेलन लिया और एक बड़ी बाइट ली। उसकी आंखें चमक उठी। वाओ, ये बहुत मीठा है। फाइनली थोड़ी गर्मी कम हुई। चिनश्वे और लिनवान ने भी कोल्ड ड्रिंक्स ली। चिनश्वे ने हंसते हुए मुझे टीज किया, फांग युआन तुम सच में कमाल हो, मिलिट्री ट्रेनिंग से सीधे गायब हो गए। शूटाओ ने फील्ड पर तुम्हारे खिलाफ बहुत आग भड़काई। उसने इंस्ट्रक्टर से कहा कि तुम बीमारी का नाटक कर रहे हो, लेकिन इंस्ट्रक्टर ने कहा कि काउंसलर ने ऑलरेडी परमिशन दे दी है। शूटाओ का चेहरा गुस्से से हरा हो गया था। मैंने अपनी नाक खुजलाई और स्माइल करते हुए कहा, मैंने एस्केप नहीं किया, मुझे सच में काम था। काम खत्म होते ही मुझे वापस जाकर ट्रेनिंग मेकअप करनी होगी। लिनवान ने अचानक सीरियस टोन में पूछा, फांग युआन क्या तुम गाने लिखने वाली बात पे दोबारा सोचोगे? मेरी फैमिली की रिकॉर्ड कंपनी एक कैंपस एल्बम प्लान कर रही है। तुम्हारा फ्लावर ओशन उसके लिए परफेक्ट है। भले ही तुम डेब्यू ना करो, तुम एक बिहाइंड द सीन्स क्रिएटर की तरह कोलैब कर सकते हो। ये तुम्हारे स्टूडियो के लिए भी एक बहुत अच्छी प्रमोशन होगी। मैं एक सेकंड के लिए फ्रीज हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लिन वान अभी भी ट्राई कर रही है। निंगबिंग ने भी मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में होप थी। हाँ आईवान, मुझे भी लगता है ये बहुत अच्छा आइडिया है। तुम्हारा टैलेंट भी यूज होगा और स्टूडियो को भी हेल्प मिलेगी। विन विन सिचुएशन। उनकी बातें सुनकर मेरे दिमाग में भी घंटी बजी। लिन वान सही कह रही थी। 2010 में इंटरनेट मार्केटिंग अभी ग्रोइंग स्टेज में है। ऑनलाइन प्रमोशन चैनल्स लिमिटेड है। अगर मैं एक हिट सॉन्ग के थ्रू स्टूडियो का नाम पॉपुलर कर दूं तो हमारे ग्रुप बाइंग प्लेटफॉर्म की लॉन्च बहुत स्मूथ हो जाएगी। ओके, मैं ट्राई करूंगा। मैंने हाँ में सिर हिलाया। मैं कैंपस थीम पर 2 और गाने लिखूंगा, फिर हम तुम्हारी रिकॉर्ड कंपनी से डिटेल में बात करेंगे। लिन मान का चेहरा खुशी से खिल उठा। दैट्स फैंटास्टिक। मैं आज ही अपने डैड को बता दूंगी। कुछ देर और बात करने के बाद कर्फ्यू टाइम होने वाला था। मैंने उन्हें डॉम जाने को कहा। निंगबिंग कुछ कदम आगे गई, फिर पलटकर मेरी तरफ देखा और सॉफ्टली बोली, युआन